नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे जीन थेरेपी आणविक चिकित्सा पर, जो स्नातकोत्तर जीवन विज्ञान और CSIR नेट के विस्तृत नोट्स पर आधारित है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा का उद्देश्य केवल परीक्षा के लिए तथ्यों को रटना बिल्कुल नहीं है। हमारा मिशन यह समझना है कि कैसे वैज्ञानिक आज जीवन के सबसे मूल कोड यानी हमारे DNA को फिर से लिखकर उन गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म कर रहे हैं जिन्हें कभी लाइलाज माना जाता था। जी। ये एक ऐसी वैज्ञानिक क्रांति है जो सीधे हमारी कोशिकाओं के भीतर चल रही है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई साधारण चिकित्सा प्रगति नहीं है। सदियों से चिकित्सा विज्ञान बीमारियों के लक्षणों को दबाने या उनका प्रबंधन करने पर केंद्रित रहा है। मतलब आपको बुखार है तो आप तापमान कम करने की दवा लेते हैं। सही बात है। लेकिन जीन थेरेपी के साथ हम पहली बार किसी बीमारी के मूल कारण यानी उस विशिष्ट आनुवांशिक त्रुटि को सीधे लक्षित कर रहे हैं। हम न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो DNA हो या RNA, उसका उपयोग एक दवा के रूप में कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये एक मौलिक बदलाव है कि हम मानव स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। जो विद्यार्थी अभी इस क्षेत्र में नए हैं, उनके लिए जीन थेरेपी की एक बहुत ही सरल एनालॉजी है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण हजारों पन्नों की एक किताब है जो असल में आपका जीनोम है। अब उस किताब के किसी एक पन्ने पर एक पैराग्राफ गलत छप गया है जिसका अर्थ पूरी तरह से अनर्थ हो रहा है। हाँ, और पुरानी चिकित्सा का तरीका ये था कि आप उस गलती के कारण होने वाले नुकसान की बस भरपाई करते रहें। बिल्कुल। लेकिन जीन थेरेपी का मतलब है कि आप बहुत सावधानी से उस गलत पन्ने को निकालें और वहां एक सही त्रुटिहीन पन्ना चिपका दें। तकनीकी रूप से बीमारी के इलाज के लिए रोगी की कोशिकाओं में आनुवांशिक सामग्री को संशोधित करना ही जीन थेरेपी है। उदाहरण तो बहुत सटीक है, लेकिन स्नातकोत्तर स्तर पर अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये केवल एक खराब चीज को हटाना नहीं है। इसे एक चिकित्सीय वितरण के रूप में समझना चाहिए। चिकित्सीय वितरण मतलब थेराप्यूटिक डिलीवरी। बिल्कुल। हम बाहर से एक ऐसा कार्यात्मक जीन शरीर में प्रवेश करा रहे हैं जो उस कोशिका के काम करने के तरीके को सही कर देगा। कभी-कभी हम गलत पन्ने को निकालते भी नहीं हैं, बस उसके ठीक बगल में एक सही पन्ना जोड़ देते हैं ताकि कोशिका सही निर्देश पढ़ना शुरू कर दे। जो कि सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से जटिल है, क्योंकि मानव शरीर बाहरी DNA को बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करता। और यही कारण है कि इस विचार को हकीकत में बदलने में वैज्ञानिकों को दशकों लग गए। इतिहास की बात करें तो 1972 में थियोडोर फ्रीडमैन और रिचर्ड रॉबलिन ने पहली बार एक शोध पत्र में जीन थेरेपी की अवधारणा प्रस्तुत की थी। जी, 1972 में। उन्होंने कहा था कि अच्छा DNA देकर खराब DNA वाले लोगों का इलाज किया जा सकता है। लेकिन उस समय ये विज्ञान कथा जैसा लगता था। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि एक विचार को वास्तविकता में बदलने में दशकों लग गए, जो विज्ञान में धैर्य और निरंतरता को दर्शाता है। असली रोमांच तो 1990 में शुरू हुआ जब पहला मानव परीक्षण स्वीकृत हुआ। हाँ, 1990 का वो परीक्षण चिकित्सा इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। बिल्कुल। ये परीक्षण ADA-SCID नाम की एक बहुत ही दुर्लभ और जानलेवा बीमारी के लिए किया गया था। ADA-SCID यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सही कहा। इस बीमारी में एडेनोसिन डीअमीनेज एंजाइम की कमी होती है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ऐसे बच्चों को बबल बॉय या बबल गर्ल कहा जाता था, क्योंकि उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए एक पूरी तरह से कीटाणु रहित प्लास्टिक के बुलबुले में रखना पड़ता था। ये बहुत ही दुखद स्थिति होती थी। हाँ, तो 14 सितंबर 1990 को अशांति डिसिल्वा नाम की 4 साल की बच्ची को दुनिया की पहली जीन थेरेपी दी गई। वैज्ञानिकों ने उसके शरीर से सफेद रक्त कोशिकाएं निकाली, उनमें सही ADA जीन डाला और कोशिकाओं को वापस उसके शरीर में चढ़ा दिया। सोचकर देखिए वो क्षण विज्ञान के लिए कितना अद्भुत रहा होगा। उस बच्ची की प्रतिरक्षा प्रणाली ने काम करना शुरू कर दिया और वो एक सामान्य जीवन जी पाई। एक बहुत बड़ी जीत थी वो। लेकिन 1990 से लेकर 2003 के बीच का समय काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। कुछ परीक्षणों में गंभीर जटिलताएं भी आईं, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन 2003 के बाद से विशेषकर जीन एडिटिंग तकनीकों के विकास के साथ आनुवांशिक विकारों और कैंसर के लिए सफल उपचारों की एक बाढ़ सी आ गई। विज्ञान में अक्सर ऐसा ही होता है। पहली सफलता के बाद यह मान लेना कि सब कुछ सुलझ गया है एक भूल होती है।
जीन थेरेपी के इतिहास ने हमें सिखाया कि कोशिकाओं के भीतर डीएनए कैसे व्यवहार करता है, इसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी था। सही बात है। इसी समझ ने हमें जीन थेरेपी के विभिन्न प्रकारों और उनकी सीमाओं को स्पष्ट करने में मदद की। बिल्कुल। और जब हम प्रकारों की बात करते हैं तो इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है कायिक कोशिका थेरेपी, जिसे हम सोमैटिक सेल थेरेपी कहते हैं, और दूसरा है जनन कोशिका थेरेपी यानी जर्मलाइन जीन थेरेपी। कायिक थेरेपी वह है जिसका उपयोग आज क्लिनिक में किया जा रहा है। इसमें आनुवांशिक बदलाव केवल शरीर की सामान्य कोशिकाओं जैसे रक्त, फेफड़े या यकृत की कोशिकाओं में किए जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर मेरे यकृत की किसी कोशिका में कोई जीन बदला गया है तो वह बदलाव केवल मुझ तक सीमित रहेगा। वो बदलाव आपके बच्चों में नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो यहीं पर दूसरा प्रकार यानी जनन कोशिका थेरेपी एक बहुत ही गहरी वैज्ञानिक और विनियामक चुनौती पेश करता है। जनन कोशिका थेरेपी में शुक्राणु, अंडे या प्रारंभिक भ्रूण में आनुवांशिक बदलाव किए जाते हैं, जो कि बहुत संवेदनशील विषय है। जी, तकनीकी रूप से ये संभव है, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि वो बदलाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी आने वाली हर पीढ़ी के डीएनए में स्थायी रूप से जुड़ जाता है। ये तो ऐसा है जैसे आपने पूरी मानव प्रजाति के एक हिस्से के ब्लूप्रिंट को हमेशा के लिए बदल दिया। एकदम सही। और इसीलिए दुनिया भर में वर्तमान में जनन कोशिका संपादन पर सख्त प्रतिबंध हैं। हमारी वैज्ञानिक समझ अभी इतनी परिपक्व नहीं है कि हम 100 या 200 साल बाद के उन अप्रत्याशित परिणामों की भविष्यवाणी कर सकें जो आज किए गए एक छोटे से बदलाव से उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों को ये स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए कि वर्तमान में स्वीकृत सभी नैदानिक अनुप्रयोग केवल कायिक जीन थेरेपी तक ही सीमित हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट सीमा रेखा है। अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक इस थेरेपी को अंजाम कैसे देते हैं। सेल्यूलर स्तर पर हम कौन सी रणनीतियां अपनाते हैं? इसके मुख्य रूप से 4 तरीके हैं। हाँ, 4 मुख्य रणनीतियां। पहला है प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट, जहां काम न करने वाले दोषपूर्ण जीन की जगह एक नया सामान्य जीन डाल दिया जाता है। अशांति डिसिल्वा का एडीएस किड का इलाज इसी का उदाहरण था। और दूसरा तरीका? दूसरा है परिवर्धन यानी एडिशन, जहां हम किसी जीन को हटाते नहीं है, बल्कि शरीर को किसी बीमारी जैसे कैंसर से लड़ने में मदद करने के लिए एक अतिरिक्त नया जीन डाल देते हैं। इन 2 के अलावा जो बाकी 2 तरीके हैं वे आणविक जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से और भी अधिक दिलचस्प हैं। तीसरा तरीका है जीन साइलेंसिंग, जीन को चुप कराना। हाँ, ये तब उपयोग होता है जब कोई उत्परिवर्तित जीन कोई ऐसा हानिकारक प्रोटीन बना रहा हो जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा हो। यहाँ हमें कोई नया जीन जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस उस हानिकारक जीन को चुप कराना है। मुझे ये तरीका सबसे ज्यादा पसंद है। इसे आप एक म्यूट बटन की तरह सोचिए। म्यूट बटन? हाँ, मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है जो रात के 2 बजे बहुत तेज और बेसुरे गाने गाता है। अब आप उस पड़ोसी को उसके घर से बाहर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आप उसके स्पीकर का तार जरूर काट सकते हैं। ये तुलना काफी हद तक उस प्रक्रिया को दर्शाती है। अगर हम इसे वैज्ञानिक शब्दावली में समझें तो कोशिका के भीतर वो पड़ोसी असल में डीएनए का वो हिस्सा है जो मैसेंजर आरएनए बना रहा है, यानी mRNA। जी, हम डीएनए को नहीं छूते बल्कि आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक का उपयोग करते हैं। हम छोटे आरएनए अणु कोशिका में भेजते हैं जो उस विशिष्ट हानिकारक mRNA को पहचानते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। तो mRNA के नष्ट होने से वो हानिकारक प्रोटीन कभी बन ही नहीं पाता। स्पीकर का तार कट गया। बिल्कुल। और चौथी रणनीति है जीन संपादन, जिसे जीन एडिटिंग कहते हैं। ये रणनीति तो आज के समय में विज्ञान जगत के सबसे बड़े सितारों में से एक है, विशेष रूप से CRISPR-Cas9 तकनीक। हम इसे एक बहुत ही सटीक आणविक कैंची कह सकते हैं। CRISPR ने जीन थेरेपी में क्रांति लाती है। पहले हम जीन को कोशिका में भेज तो देते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता होता था कि वो जीनोम में कहाँ जाकर जुड़ेगा। ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। हाँ, कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन CRISPR-Cas9 के साथ हमारे पास एक गाइड आरएनए होता है जो कैंची यानी Cas9 एंजाइम को डीएनए के बिल्कुल उसी विशिष्ट क्रम पर ले जाता है जहां त्रुटि है। और फिर वो एंजाइम वहां डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को काटता है। सही कहा। और फिर हम कोशिका की अपनी मरम्मत प्रणाली का उपयोग करके उस जगह पर सही अनुक्रम डाल देते हैं। ये अभूतपूर्व सटीकता है।
म्यूट बटन और सटीक आणविक कैंची, इन उपकरणों ने जीव विज्ञान की दिशा ही बदल दी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी पेच है। हमने ये तो तय कर लिया कि हमें डीएनए में क्या बदलाव करना है, लेकिन वो नया जीन या वो क्रिस्पर मशीनरी शरीर की लाखों कोशिकाओं के अंदर पहुंचेगी कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि डीएनए कोई ऐसी गोली तो है नहीं जिसे आप पानी के साथ निगल लें और वो सीधे आपके यकृत की कोशिकाओं के नाभिक में पहुंच जाए। हमें डिलीवरी वाहनों या वेक्टर की जरूरत होती है। डिलीवरी की ये समस्या जीन थेरेपी की सबसे बड़ी तकनीकी बाधाओं में से एक रही है। आप डीएनए को कोशिका झिल्ली के पार कैसे ले जाएंगे, जो स्वाभाविक रूप से बाहरी तत्वों को रोकने के लिए बनी है? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? इसके लिए वैज्ञानिकों ने प्रकृति के सबसे कुशल घुसपैठियों की ओर देखा, यानी वायरस। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हम बीमारी ठीक करने के लिए उसी वायरस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो खुद बीमारियां फैलाता है। अजीब जरूर है, लेकिन ये विकासवाद का एक शानदार उपयोग है। लाखों वर्षों से वायरस केवल एक ही काम में माहिर हुए हैं, हमारी कोशिकाओं के सुरक्षा घेरे को तोड़ना और अपना आनुवंशिक पदार्थ कोशिका के अंदर डालना। वैज्ञानिकों ने बहुत ही बुद्धिमानी से इन वायरसों को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया। उन्होंने वायरस के उस हिस्से को हटा दिया जो बीमारी पैदा करता है या जो वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने में मदद करता है। अब वो वायरस केवल एक खाली लिफाफे या कुरियर बॉय की तरह रह गया, जिसके अंदर हमने अपना चिकित्सीय जीन रख दिया है। और इन वायरल वेक्टर के भी कई प्रकार हैं, जिनका अक्सर परीक्षाओं में जिक्र आता है। रेट्रोवायरस, लेंटिवायरस, एडेनोवायरस और एएवी। जी। रेट्रोवायरस तो डीएनए को रोगी के जीनोम में स्थायी रूप से जोड़ देते हैं। एडेनोवायरस डीएनए को कोशिका में ले जाते हैं, लेकिन उसे जीनोम से जोड़ते नहीं हैं। इसलिए उनका असर कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। इनमें से एएवी यानी एडिनो एसोसिएटेड वायरस वर्तमान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वेक्टर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मनुष्यों में कोई ज्ञात बीमारी नहीं फैलाता और ये एक बहुत ही हल्की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। लेकिन फिर भी वायरल वेक्टर की अपनी समस्याएं हैं। वे महंगे हैं और कभी-कभी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उन्हें पहचानकर नष्ट कर देती है। बिल्कुल, और इसीलिए हमारे पास गैर वायरल तरीके भी हैं। हाँ, नॉन वायरल तरीके। इनमें लिपोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोपोरेशन शामिल हैं। मुझे तो इलेक्ट्रोपोरेशन हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है। इसमें हम कोशिकाओं को सचमुच बिजली के छोटे छोटे झटके देते हैं, जिससे उनकी बाहरी झिल्ली में कुछ समय के लिए छोटे छोटे छेद बन जाते हैं और उस दौरान हम डीएनए को अंदर खिसका देते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन लैब में बहुत कारगर है, लेकिन एक जीवित इंसान के अंगों पर बिजली के झटके देना व्यावहारिक नहीं है। इसीलिए लिपिड नैनो पार्टिकल का विकास बहुत महत्वपूर्ण रहा है। एलएनपी टेक्निक। हाँ, अगर विद्यार्थियों को याद हो तो हाल ही की महामारी में जो mRNA वैक्सीन बनी थी, उनमें इसी लिपिड नैनो पार्टिकल तकनीक का उपयोग किया गया था। अरे हाँ, बिल्कुल। ये छोटे वसा के बुलबुले होते हैं जो डीएनए या आरएनए को सुरक्षित रूप से कोशिका के अंदर ले जाते हैं। ये वायरल वेक्टर की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये प्रतिरक्षा प्रणाली को ज्यादा ट्रिगर नहीं करते। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास हमारा जीन तैयार है और वेक्टर भी तैयार है। अब हम इस पूरी प्रक्रिया को मरीज पर लागू कैसे करेंगे? इसके लिए दो रणनीतियां हैं। हाँ, इसे करने की दो मुख्य रणनीतियां हैं। एक्स वीवो यानी शरीर के बाहर और इन वीवो यानी शरीर के अंदर। ये अंतर समझना क्लिनिकल दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। एक्स वीवो में हम मरीज के शरीर से लक्षित कोशिकाएं निकालते हैं, उन्हें प्रयोगशाला की पेट्री डिश में रखते हैं, वहां वेक्टर के माध्यम से जीन डालते हैं, कोशिकाओं को संख्या में बढ़ाते हैं और फिर उन्हें वापस मरीज के शरीर में चढ़ा देते हैं। कार टी सेल थेरेपी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल सही उदाहरण है। इसमें मरीज के रक्त से टी सेल्स निकाले जाते हैं जो हमारे शरीर के सैनिक हैं। लैब में उन्हें आनुवांशिक रूप से प्रोग्राम किया जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को पहचान सकें। अब ये सामान्य सैनिक एक सुपर सोल्जर या गाइडेड मिसाइल बन चुके हैं। जब इन्हें वापस शरीर में डाला जाता है तो ये सीधे जाकर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। ब्लड कैंसर के इलाज में इसके परिणाम चमत्कारिक रहे हैं। कार टी सेल थेरेपी एक्स वीवो का एक शानदार उपयोग है क्योंकि रक्त कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालना आसान है। सही बात है। एक्स वीवो का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वैज्ञानिकों को एक बहुत ही नियंत्रित वातावरण मिलता है। वे कोशिकाओं को शरीर में वापस डालने से पहले ये जांच सकते हैं कि जीन सही जगह पर जुड़ा है या नहीं। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हमें किसी ठोस अंग का इलाज करना हो। जैसे मान लीजिए किसी मरीज को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है
चाहे उसकी मांसपेशियों की कोशिकाएं काम नहीं कर रही हैं, या रेटिनल ब्लाइंडनेस है, या पार्किंसन जैसी मस्तिष्क की बीमारी है। हम मरीज का मस्तिष्क या उसकी आंखें तो शरीर से बाहर निकालकर लैब में नहीं रख सकते। बिल्कुल नहीं। और ऐसी स्थितियों के लिए इन वीवो रणनीति आवश्यक है। इन वीवो में हम जीन और वेक्टर का एक मिश्रण बनाते हैं और उसे सीधे मरीज के शरीर में इंजेक्ट करते हैं। मतलब सीधे शरीर के अंदर? जी, जैसे रेटिनल दृष्टिहीनता के इलाज के लिए एक दवा है जिसे लक्षित आंख के रेटिना के ठीक नीचे इंजेक्ट किया जाता है, जिसे लक्सटूरना कहते हैं। चुनौती यह है कि जब आप शरीर के अंदर वेक्टर डालते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि वो केवल उसी अंग तक जाए जहां उसकी जरूरत है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे रास्ते में ही नष्ट ना कर दे। ये तो ऐसा है जैसे कार के किसी पुर्जे को निकालकर गैरेज में आराम से ठीक किया जाए, जो एक्स वीवो है, और चलती कार के बोनेट के अंदर घुसकर इंजन ठीक करने की कोशिश की जाए, जो इन वीवो है। बहुत ही सटीक तुलना है। दोनों के अपने उपयोग और अपनी चुनौतियां हैं। हमने जिन बीमारियों का जिक्र किया वे इस बात का प्रमाण है कि जीन थेरेपी का दायरा कितना बढ़ गया है। आज हम स्किड, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया जैसे आनुवांशिक रोगों का इलाज कर रहे हैं। पार्किंसंस और रेटिनल दृष्टिहीनता पर भी काम हो रहा है। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये केवल दुर्लभ आनुवांशिक विकारों तक सीमित नहीं है। कैंसर, इम्यूनोथेरेपी और व्यक्तिगत चिकित्सा, जिसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहते हैं, उसके साथ हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां दवाएं एक पूरी आबादी के लिए नहीं बल्कि एक व्यक्ति के विशिष्ट आनुवांशिक प्रोफाइल के आधार पर डिजाइन की जा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये चिकित्सा के वन साइज फिट्स ऑल मॉडल का अंत है। चिकित्सा जगत की पूरी दिशा बदल रही है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हमने चिकित्सा विज्ञान की हर समस्या का समाधान खोज लिया है, लेकिन एक जिम्मेदार चर्चा में हर पहलू पर बात होनी चाहिए। इसके लाभ तो बहुत स्पष्ट हैं। ये बीमारी की जड़ पर प्रहार करता है, लक्षित उपचार देता है और सबसे बड़ी बात, ये जीवन भर दवाएं खाने के झंझट से मुक्ति दिला सकता है। एक बार इलाज करवाएं और आनुवांशिक दोष हमेशा के लिए ठीक। जी, लेकिन इसकी सीमाएं या जोखिम भी उतने ही वास्तविक और गंभीर है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इन जोखिमों को समझना किसी भी शोधकर्ता या विद्यार्थी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बाधा तो शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो बाहरी वेक्टर को एक खतरे के रूप में देखती है और उस पर हमला कर सकती है, जिससे मरीज को गंभीर सूजन हो सकती है। हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे तकनीकी जोखिम है वो है इंसर्जनल म्यूटाजेनेसिस। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये कैसे काम करता है? जब हम रेट्रोवायरस जैसे वेक्टर का उपयोग करते हैं तो वे नया जीन मरीज के डीएनए में किसी भी यादृच्छिक जगह पर जोड़ देते हैं। रैंडम जगह पर? जी, हमारे पास ये नियंत्रण नहीं होता कि वो कहाँ जाकर जुड़ेगा। अब एक पल के लिए मान लेते हैं कि वो नया जीन गलती से हमारे डीएनए के उस हिस्से में जाकर जुड़ गया जो कोशिका के विभाजन को नियंत्रित करता है, जैसे कोई ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो इसका मतलब है कि नया जीन उस सुरक्षा प्रणाली को ही तोड़ देगा जो हमें कैंसर से बचाती है। ठीक ऐसा ही नया जीन उस जगह पर जुड़कर कोशिका के प्राकृतिक नियंत्रण तंत्र को बाधित कर सकता है, जिससे वो कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगेगी और कैंसर बन जाएगी। ये तो बहुत खतरनाक है। ये कोई सैद्धांतिक डर नहीं है। 2000 के दशक की शुरुआत में फ्रांस में स्किड के इलाज के लिए हुए कुछ शुरुआती जीन थेरेपी परीक्षणों में कुछ बच्चों को इलाज के परिणाम स्वरूप ल्यूकीमिया हो गया था। हे भगवान! इसी इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस के कारण कुछ समय के लिए दुनिया भर में जीन थेरेपी के परीक्षण रोक दिए गए थे। ये विज्ञान का एक बहुत ही कठोर सबक था। हालांकि आज के लेंटीवायरल वेक्टर और एवी ने इस जोखिम को काफी कम कर दिया है, लेकिन खतरा पूरी तरह से शून्य कभी नहीं होता। इसके अलावा एक बहुत बड़ी व्यावहारिक सीमा भी है, इसकी लागत। बिल्कुल, हम लाखों रुपए नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं। लागत इतनी अधिक इसलिए है क्योंकि ये कोई ऐसी गोली नहीं है जिसका बड़े पैमाने पर कारखाने में उत्पादन किया जा सके। कार टी जैसी थेरेपी हर एक मरीज के लिए उसकी अपनी कोशिकाओं से कस्टम मेड होती है। हर मरीज के लिए अलग दवा? हाँ, पूरी प्रक्रिया के दौरान अत्यंत उच्च स्तर के गुणवत्ता नियंत्रण और बांझपन की आवश्यकता होती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इस तकनीक को इतना सस्ता कैसे बनाएं कि ये आम आदमी तक पहुंच सके। ये चुनौतियां ही भविष्य के शोध का मार्ग तय करती हैं। भविष्य की तकनीकों में नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, जो वायरल वेक्टर्स पर हमारी निर्भरता कम करेगा। इसके साथ ही नैतिकता के मुद्दे भी हैं, जैसे ऑफ टारगेट संपादन का डर। जी, और जैसे जैसे क्रिस्पर तकनीक में ऑफ टारगेट प्रभाव कम होते जाएंगे,
ये तकनीक और भी सुरक्षित होती जाएगी। बिल्कुल। विज्ञान लगातार खुद को परिष्कृत कर रहा है। तकनीक जितनी शक्तिशाली होती है, जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी हो जाती है। आरएनए आधारित दवाएं भी भविष्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा होंगी, जहां हम डीएनए को छुए बिना ही केवल अस्थायी रूप से प्रोटीन के स्तर को नियंत्रित कर सकेंगे। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये उपचार केवल साधन संपन्न लोगों तक ही सीमित ना रह जाएं। विद्यार्थियों, आइए इस पूरी गहन चर्चा को परीक्षा उन्मुख मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। आपको याद रखना है कि 1. वर्तमान में केवल कायिक थेरेपी का ही नैदानिक उपयोग होता है। जनन कोशिका थेरेपी अभी सख्ती से प्रतिबंधित है। 2. जीन वितरण के लिए एएवी और लेंटिवायरस जैसे वायरल वेक्टर का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है, हालांकि लिपिड नैनो पार्टिकल्स तेजी से उभर रहे हैं। 3. रणनीतियों में एक्स वीवो और इन वीवो दोनों का उपयोग होता है। और 4. क्रिस्पर कैस9 और आरएनएआई ने सटीक आणविक संपादन को संभव बनाया है। इन सभी विस्तृत जानकारियों के लिए हम संदर्भ पुस्तकों और शोध पत्रों का सम्मानपूर्वक उल्लेख करते हैं, जिनके आधार पर ये सामग्री तैयार की गई है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं विद्यार्थियों को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। आज हमने विज्ञान, जीन और तकनीक की बात की, लेकिन जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। जब जीन थेरेपी बहुत सामान्य, सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, तो क्या हम केवल गंभीर बीमारियों का इलाज करेंगे या हम मानव क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में कदम रख देंगे? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इससे एक बहुत ही गंभीर खतरा पैदा होता है, आनुवंशिक भेदभाव। क्या हमारा समाज अनजाने में 2 वर्गों में बढ़ जाएगा? एक आनुवंशिक रूप से परिष्कृत वर्ग जिसके पास इन महंगी थेरेपीज तक पहुंच थी, और दूसरा प्राकृतिक या सामान्य वर्ग। जी, ये एक ऐसी तकनीक है जो न केवल हमारे शरीर के भीतर के डीएनए को, बल्कि हमारे समाज के भविष्य के ताने बाने को भी फिर से लिख रही है। यह केवल जीव विज्ञान का सवाल नहीं रह गया है, यह मानवता के भविष्य का सवाल है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।